नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए लीला चिरंतन उपन्यास का 13वां अध्याय, लेखिका आशापूर्णा देवी। इसके पहले के अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। आजकल हमारे घर का माहौल वैसे भी कुछ ऐसा हो गया है कि लगभग हर रोज शाम के वक्त भैया के बिछावन के इर्द गिर्द अड्डा जम जाता है और इस अड्डे के शहंशाह और कोई नहीं, आशीन डॉक्टर होते हैं और उनके रहने पर या रहने तक अड्डे की रौनक बनी रहती है। और इनमें शामिल भी दूसरे लोग होते हैं। वे हैं माँ के अलावा खुद मैं। भक्त हनुमान की तरह बुटकी को तो शामिल रहना ही है। उसे लाख कहा जाए कि जाके पढ़ जान छोड़, लेकिन वह चिपकी रहती है। और इसमें साथ देता है मेरे बचपन का संगी और प्रिय प्राण सखा नक्षत्र उर्फ अभागा नक्खा। और चूंकि वह वहां उपस्थित रहता है तो क्या मजाल कि मैं यहाँ से तिल भर के लिए भी कहीं खिसकूं। और लगता है नक्खा भी डॉक्टर के जादू का शिकार है। वह भी नियत समय पर आ धमकता है। उसे बुरा भला कहूं तो जवाब देगा, अरे मैं क्या उसका चेला या चंपू हूँ। उसके बोलने बतियाने का ढंग ही कुछ ऐसा है कि जी लग जाता है। फिर ऐसी जोरदार महफिल कहाँ जम सकती है, मैं यह नहीं समझता। तू नाक उसमें क्यों चिढ़ती रहती है? तूने कभी सोचकर देखा है कि उसने तुम्हारे परिवार के लिए कितना कुछ किया है? अगर उस दिन वह अचानक नहीं आ गया होता तो तेरे भैया को बचाना कितना मुश्किल हो गया होता। और इसके बाद भी पानी की तरह पैसे खर्च कर रहा है। अपना नज़दीकी रिश्तेदार भी ऐसा नहीं करता। दूसरे अपना कोई काका नहीं तो यही सही। फिर वही काका, मैंने तुम्हें बताया था ना, वे पिताजी से छोटे हैं और ना पिताजी से बड़े, इसलिए उन्हें ताऊ कहना भी गलत होगा। उन्हें तुम ज़्यादा से ज़्यादा अंकल कह सकते हो। लेकिन सानंद दा तो उन्हें अंकल नहीं कहते, काका काका कहकर ही पुकारते रहते हैं। उसके सिर पर तो जैसे कोई भूत सवार है। खैर, तूने सोचा है कभी भी जो उपकार अपना भाई तक नहीं कर सकता, उसे एक दूर का रिश्तेदार मेरा भाई पूरा कर रहा है? भला क्यों? वाह, क्या दुनिया में अच्छे और भले लोग नहीं होते? हम जैसे बड़े दिल वाले लोग नहीं होते? तू वही ढोल पीटती रहे। मैं जानता हूँ कि असल बात क्या है। क्या कह रहे तू? मैं एकदम ठीक कह रहा हूँ। तू समझती है मेरी उम्र सिर्फ 17 की है तो मैं कुछ समझता नहीं। मैं एक एक चीज़ समझता हूँ। तू एकदम गलत सोच रहे। ठीक है, दरअसल मैं तो ठहरा एक पाजी शैतान, बेशरम और बज्जात, इसलिए हमेशा मैं गलत ही सोचता हूँ ना। लेकिन इसके बावजूद इस अभागे नक्खा का मोह जाल नहीं टूटता। वह इस जोरदार महफिल के जलवों को छोड़ नहीं पाता। दूसरे, अगर वह छोड़ भी देता तो क्या मुझे इससे कोई खुशी होती? उसके बिना मैं कैसा और कहाँ बेसहारा एक तिनकी की तरह तिरती रहती। और उस समय घर छोड़कर नक्खा के साथ अकेली बैठकर कहीं अड्डा जमाना संभव हो पाता? लेकिन वह आशीन डॉक्टर, क्या वह सचमुच बेकार है? हर रोज एक कम उम्र वाले मरीज को देखने के बहाने उस रोगी के आसपास अड्डा जमाने बैठ जाता है। और अगर वह सचमुच बेकार है तो उसके पास इतने सारे रुपए आए कहाँ से? अब अगर यह सब बताया जाए तो बात बढ़ती जाएगी। यह कोई साधारण भोला भाला डॉक्टर तो है नहीं। उनका अपना एक रिसर्च ब्यूरो है। इसके अलावा उन्होंने छानबीन कर कुछ दवाइयाँ भी तैयार की हैं और उन्हें पेटेंट करवाने की बातचीत चल रही है। मैं यह सब बातें नहीं जानती, लेकिन माँ के साथ होने वाली उनकी बातचीत से तो यही जान पड़ता है कि किसी दवाई के पेटेंट हो जाने पर फिर किसी कंपनी द्वारा इसके कारोबार किए जाने पर करोड़ों रुपए मिल सकते हैं। करोड़ों क्या, अरबों भी रुपए मिल सकते हैं। और बात यहीं पर उलझ जाती है। ऐसा एक नामी गिरामी और असाधारण आदमी जो देखने में सुंदर हो, स्मार्ट हो, व्यवहार कुशल हो, बड़े विनम्र भाव से हम जैसे आम लोगों में और निम्न परिवेश में एक मामूली सी कुर्सी पर बैठकर घंटों बिता देता है, और जो साधारण सी चाय बिस्कुट और पकौड़ों की तारीफ करता फूला नहीं समाता, उसकी अनदेखी कैसे की जा सकती है? इसलिए तमाम विरोधों के बावजूद उनके आने पर मैं घर में जमने वाली चौकड़ी में हैरान बैठी रहती हूँ। और इसके साथ ही यह भी देखना पड़ता है कि इन दो प्राणियों, नर और नारी के चेहरे के रंग और भाव कब और कैसे बदलने लगते हैं। नक्षत्र ने कहा भी था, इतने कामों में खोया यह आदमी यहाँ रोजाना आने का समय कैसे निकाल लेता है? आश्चर्य है, मैं मन ही मन कहा करती। इसमें भला हैरानी की क्या बात? हिटलर जैसा आदमी क्या अपनी प्रेमिका से मिलने का समय निकाल नहीं लेता था? नेपोलियन भी वक्त निकाल लेता था। लेकिन ये सारी बातें तो मन ही मन की जा सकती हैं। नक्खा लाख मेरा प्राण सखा हो, मैं उससे इस तरह की बात तो कभी नहीं कर सकती। और उस दिन, जिस दिन भैया खुद अपने से नहाने बाथरूम गए थे, उस दिन दोनों के बीच होने वाली बातें मेरे सीने में अभी भी तूफान से उठा देती हैं। लेकिन क्या मैं यह सब किसी को कुछ बता पाई हूँ?
मैं नहीं जानती कि दोनों के बीच पहले से क्या बातें हो रही थी। पता नहीं क्या प्रसन्न था कि माँ ने बड़े उत्तेजित ढंग से कहा था, हैसियत हैसियत, कावेरी लहरी की हैसियत देखकर हैरान हो जाते हो तुम, उसकी क्षमता का, पात्रता का, और तुमने कितना अंश देखा है डॉक्टर इस छोटे से घर संसार को चलाने की, और नून तेल लकड़ी और 5 फोरन जुटाने की हैसियत है। आशीन डॉक्टर ने कहा था, वही सब कुछ देखकर तो मैं मुग्ध हो जाता हूँ। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है डॉक्टर। अरे डॉक्टर, इच्छा तो होती है कि मैं तुम्हें तुम्हारी प्राण प्रिया परमा के से हमेशा के लिए छीन लूं और तुम पर पूरी तरह कब्जा कर लूं। कावेरी लहरी में इतनी ताकत है, लेकिन वह अपनी इच्छा का जानबूझकर प्रयोग नहीं करना चाहती। डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा था, मेरी प्राण प्रिया परमा, वे तो इस अभागे को ठेंगा दिखाकर खिसक गई और अब प्रभुपाद के चरणों में शरण लिए हुए है। माँ का चेहरा जैसे धधक उठा। उसने आहत उत्तेजना के साथ उत्तर दिया था, वे दूसरे की शरण में चली गई हैं, लेकिन तुम ऐसे अभागे डॉक्टर हो कि अब भी उसी परमा को अपने हृदय में बिठाए हुए हो। मैं उस मूर्ति को उठाकर फेंक सकती हूँ, मैं उसका सर्वस्व लूट ले सकती हूँ, यह याद रखना। मैंने माँ के मुंह से कभी भी इस तरह की भाषा नहीं सुनी थी, और जब सुना था तब ठीक से उसका अर्थ भी नहीं समझ पाई थी। आशीन डॉक्टर ने तब धीरे से कहा था, आपको कैसा लगता है, सर्वस्व क्या उनकी तरफ ही रह गया है? और नहीं तो क्या, माँ ने कहा, ऐसा नहीं होता तो प्रज्ञा परमा प्रभुपाद जी के सबसे पास के अनुभागियों या विश्वास पात्रों में किस हैसियत से जा पहुंची? लगातार मधु सप्लाई के अलावा और क्या बात हो सकती है? पागलों की तरह क्या तुम यूं ही सप्लाई किए जा रहे हो? तुम मुझे जुआ घर वाले बड़े बड़े नोट थमाकर मेरी गृहस्थी चला रहे हो, मेरे बेटे का इलाज कर रहे हो, मेरी सुख सुविधा का ख्याल रखे हुए हो। मुझे यह सब इसलिए झेलना पड़ रहा है कि मेरी सांसारिक मान मर्यादा बनी रहे, लेकिन रोज रोज की यह भीख मुझे बेहद कमजोर बना रही है। हालांकि अगर मैं अपनी हैसियत का प्रयोग या प्रदर्शन करती तो तुम्हारी परमा की सारी महिमा का पर्दाफाश कर देती। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ डॉक्टर, तुम मेरी हैसियत, औकात या क्षमता को देखकर मुग्ध होने और मेरी तारीफ करने के लिए यहाँ मत आया करो। आशीन डॉक्टर माँ के बहुत करीब आ गए थे। मुझे डर लगने लगा था कि कहीं इससे भी ज्यादा नजदीकी तो नहीं आ जाएंगे। नहीं, वह वहीं खड़े रहे और फिर धीरे से बोले, लुटने के लिए आओगी तो यही पाओगी कि सारा कुछ किसी डाकू के नाम लिखा जा चुका है सिर्फ, और इसी से मैं भैया नहाकर कमरे में आ चुका था। उस दिन मैं इन तमाम बातों को ठीक से समझ नहीं पाई थी। हाँ, कान में पड़े शब्दों को सहेज जरूर लिया था। धीरे धीरे उन बातों को समझने की कोशिश भी करती रही, और इसके साथ ही उस जुआ घर वाले बड़े बड़े नोटों की बात भी खुलने लगी। पहले पहल आशीन डॉक्टर द्वारा किसी चीज के लिए रुपया खर्चने पर माँ बहुत परेशान हो जाया करती थी, लेकिन भैया के अचानक बीमार हो जाने से उसकी हालत बिगड़ जाने के कारण माँ को अपने उस सुलूक से समझौता करना पड़ा था। इस बात को लेकर कुछ कहा सुनी भी हुई होगी। तभी एक दिन डॉक्टर ने माँ के सामने एक कॉपी रख दी थी और कहा था, अगर आप अपना समझकर भी मानने को राजी नहीं तो उधार समझकर ही इसे रख लीजिए। जरूरत पड़ने पर तो लोग काबुली वाले से भी कर्जा लेते हैं, ठीक है ना? तो फिर इस कॉपी में सारा हिसाब लिख कर रखिएगा और भविष्य में जब जी चाहे चुका दीजिएगा। लेकिन यह उधार चुकाया जाएगा कैसे? यह भला कैसे कहा जा सकता है? शास्त्रों में कहा गया है ना कि आदमी की हालत कभी हाथी की होती है तो कभी चींटी की। लेकिन इतना जरूर था कि तब से यह काफी एक मजेदार चीज बन गई थी। आशीन डॉक्टर जब कभी बिजली का बिल या मकान का टैक्स चुकाकर घर आते तो आते ही कहते, अरे मऊ कहाँ है तू, इसे कॉपी पर चढ़ा ले, तो एक एक पाई का हिसाब लिखा है इसमें। मिसेस लहरी आप क्या समझती हैं? और मजे या मजाक की बात तो यह थी कि यह कॉपी मिसेस लहरी के कब्जे में रहती थी। सबको पता था कि यह एक तमाशा भर है। डॉक्टर ने भैया की बीमारी की देखरेख या इलाज पर ही पानी की तरह पैसा नहीं बहाया था, बल्कि हमारे घर गृहस्थी और पारिवारिक मान मर्यादा को बहाल रखने के लिए काफी रुपए खर्च किए थे। माँ को स्कूल में जितने पैसे मिलते थे उतने में तो यह सब करना संभव ना था। घर की आय बढ़ाने और माली हालत सुधारने के मामले में बुआ की आपत्ति और बाद में उस महिला किराएदार के रूप में ना लौटने के कारण ऐसी बातें अपने आप दम तोड़ गई थी। अब इस पर जोर था कि खर्च कैसे कम किया जाए। माँ इस दशा में भरपूर कोशिश कर भी रही थी। उसने तय किया कि अपने वेतन में से वह अपना तथा अपनी दोनों बेटियों का खर्चा चला लेगी। हालांकि माँ ने अंदर ही अंदर काफी कतर ब्यौत की थी, लेकिन हम लोगों को ऐसे किसी अभाव का सामना नहीं करना पड़ा। तो भी ऐसा कर पाना बहुत दिनों तक संभव नहीं था। एक अच्छी खासी गृहस्थी की पारिवारिक आमदनी अचानक कम हो जाने पर इतनी जल्दी उसकी गरीबी और तबाही पर शायद लोगों का ध्यान नहीं जाता। थोड़ी बहुत चीजें तो तब भी बची रहती है। मसलन
दरवाजे और खिड़कियों के पर्दे, बिछौने, चादर और तकियों के गिलाफ, कपड़े लत्ते, जूते, छाते, बर्तन, भांडे, ये सब तो पड़े ही रहते हैं। लेकिन ये सब अनंत काल तक चल तो नहीं सकते। हो सकता है यह दीनता या हीनता लोगों को धीरे धीरे नजर आने लगे, लेकिन अचानक भैया के मामले में यह परिस्थिति बदल गई, बाहर से भी और अंदर से भी। बाकी सारी बातें मैं छोड़ रही हूँ, एक उदाहरण ही दूँ। अभी कुछ दिन पहले तक हमारी शामें किस तरह कटा करती थी। उफ, बिजली का बिल कम से कम रहे, इस डर से घर की सारी बत्तियां गुल कर दी जाती थी। बस दो एक बल्ब जला करते। रसोई घर की गैस बचाने के लिए एक ही बार में दोनों वक्त का खाना बना लिया जाता। हाँ, फ्रिज चलता रहता था। दिन भर काम करने वाली मैरी को हटा दिया गया था। बस ले देकर झूठे बर्तन मांजने वाली लड़की आती थी। उसके चले जाने के बाद नीचे तल्ले के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद करने और सीढ़ियों वाले दरवाजे पर ताला लगाने के बाद माँ जिस कमरे में स्कूल की तमाम किताबें और कॉपियां लेकर बैठ जाती या अपनी कोई किताब लेकर पढ़ने लगती, उसी कमरे में भी मैं बुटकी के साथ पढ़ने बैठ जाती। और बात सिर्फ बिजली बचाने तक ही सीमित नहीं रही थी। सच तो यह था कि किसी और दूसरे कमरे में पड़े रहने पर अजीब सा डर समाया रहता। भैया का कमरा बंद पड़ा रहता था। साथ वाले कमरे में काम करने वाली मैरी चारू दी की बकबक बंद हो गई थी। माँ वैसे ही खामोश काम करती रहती थी। ऐसे में भला किसे डर नहीं लगता। और अब तो सरे शाम से देर रात तक पूरे मकान में रोशनी रहती है, जैसे कि पहले रहा करती थी। और अभी तो भैया के कमरे में जोरदार महफिल भी जमती है। महफिल जमाने में आशीन डॉक्टर का वैसे भी कोई जवाब नहीं। भैया की देखभाल करने के लिए चारूदी को दोबारा बुलवाया गया और उसके मेहनताने में भी बढ़ोतरी की गई। वह ताबड़तोड़ कई बार चाय बना चुकी है और रसोई घर में भी खाना तैयार कर रही है। नक्षत्र भी कब का आकर हाजिरी बजा रहा है। क्या रौनक लगी है। ऐसा लगता है कि हम एकदम से एक दूसरी ही दुनिया में आ गए हैं। किस्से, कहानी, बातचीत, हंसी मजाक और साथ ही खाने की जायकेदार चीजें। भला यह सब कुछ कम दिलचस्प है। भैया अब ठीक ठाक है, लेकिन उसका हालचाल पूछने की जिम्मेदारी तो डॉक्टर साहब पर अब भी बनी है। मैंने एक दिन नक्खा से पूछा भी था, तू रोज शाम को यहाँ क्यों टपक पड़ता है? कल से मत आना। तुझे कोई काम धंधा नहीं है? किताबें आंख में झोंक आया है क्या? वे बेचारा मायूस हो गया। बोला, तू मुझे आने को मना क्यों कर रही है? क्यों नहीं करूंगी? आए दिन हर शाम बर्बाद करने का कोई तुक है? बर्बाद करने और नहीं तो क्या। वह आशीन डॉक्टर रोज कोई ना कोई किस्से लेकर सुनाने बैठ जाता है और हम सब पर अपनी रौब काटता है। बेमतलब है ही करता रहता है और हम सब बुद्धू की तरह उसकी तरफ ताकते रहते हैं। यह वक्त बर्बाद नहीं करना नहीं हुआ तो और क्या हुआ? अगर मैं नहीं आऊं तो तेरे से मुलाकात कैसे होगी? नहीं होगी तो नहीं होगी। मेरे साथ एक भी बात हो पाती है? वहां तो महाप्रभु अपनी चौकड़ी जमाए रखते हैं। ठीक है, अब नहीं आऊंगा, उसने खींच के साथ कहा। और सचमुच वह 2-3 दिन तक नहीं आया। इसके बाद जैसा तय था, मुझे उसका ना आना अखरने लगा। इस मेरी बात का इतना बुरा मान गया। मेरी बात को जैसे एकदम गुरुमंत्र समझ बैठा। तभी और क्या, उसका दिल यहाँ आने को नहीं करता? उसका दिल है या पत्थर? दूसरे दिन मैं घर से बाहर निकली और उसे धर दबोचा। मैंने उस पर हमला करते हुए कहा, क्या हुआ? तुझे क्या मैंने जीवन भर के लिए अपने घर की छाया से दूर रखने को कहा था? तूने ही तो। तू रुकेगा भी क्या? रौब गांठ रहा है? 10 दिनों के बाद भी क्या अकड़ दिखा रहा है? ठीक है बाबू। धत तेरी की, उसने 10 दिन कहाँ हुए? यही तो मंगल, बुध और बृहस्पति 3 दिनों की तो बात है। जाने दे। मैंने अपनी नाराजगी को और आंच देते हुए कहा, तू मुझे ज्यादा हिसाब किताब मत सिखा और आज की शाम अपना यह मनुष्य चेहरा सबको दिखा। समझ गया ना? वह अभागा बड़ा मायूसी से बोला, आज की शाम? एक ही झटके में 2-2 चीखें? अरे आज की शाम तो मुझे माँ को साथ लेकर। अच्छा, बड़ा रौब गांठने लगा है तू। अरे नहीं बाप कसम, तू मेरा यकीन कर, मैं तेरी दे छूकर बोल रहा हूँ। माँ को किसी नज़दीकी भैया के यहाँ शाम को सत्यनारायण पूजा में जाना है। वहाँ माँ को जाना, और तू जानती है माँ कभी भी कहीं अकेली आती जाती नहीं। क्या उन्हें तेरे पिताश्री नहीं ले जा सकते? मैंने जरा ऊंची आवाज में कहा, वे तो सन्यासी नहीं हुए ना। अरे कुछ मत पूछ। पिताजी को तो उनके दफ्तर ने ही ले लिया है। बिना ओवर टाइम किए वे किसी तरह नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा है कि वे दफ्तर से सीधे वहीं चले जाएंगे, वहीं से माँ को वापस ले आएंगे। मुझे माँ को वहां ले जाना ही होगा। तू तो जानती है कि सत्यनारायण पूजा में माँ की कैसी भक्ति है, यानी कि हवा लगी है। और क्या, दादी तो मुझे यहाँ तक कहती है कि अरे तेरी मौमिता को माँ एक बार सत्यनारायण की पूजा करवा ले तो उसका पति घर लौट आए। वह तो अक्सर कहा करती है कि भक्ति भाव से पूजा करने पर खोई हुई चीज मिल जाती है, लापता आदमी का आता पता मिल जाता है। इतना ही नहीं,
पता है, मुझे सब पता है, मैंने उसे डांटते हुए कहा। क्या क्या होते हैं, और सिर्फ सत्यनारायण ही क्यों? मंगल चंडी, संतोषी माँ और पता नहीं किन किन की पूजा करने पर निर्धन धनवान हो जाता है, बांझ को बच्चा हो जाता है, अंधे को आंख, लंगड़े को पांव, सयानी लड़कियों की शादी, और परदेसी साजन एकदम पास आकर खड़ा हो जाता है। ये सारी बातें मेरी रटी हुई हैं, तो इन सब बातों को जाने दे, ठीक है? अब अगर आज जाना ही है तो फिर मेरे घर मत आना, कल आना। अगर तू कल नहीं आया तो फिर समझ लेना कि ये वह तेरा आखिरी दिन होगा। उसने हाथ उल्टा कर कहा, तू भी धन्य है, अभी अभी हुक्म दिया मेरे घर कभी मत आना, और अब कह रही है मेरे मन में जब जैसी इच्छा होगी वैसा ही कहूंगी, तेरा क्या? नक्खा अचानक ही हंसने लगा, फिर बोला, तेरी बात सुनकर मुझे बचपन में सुनी दादी की एक कहानी याद आ गई, परियों वाली कहानी। तू भी सुन। एक था राजा, बड़ा ही गुस्सेल। एक दिन अचानक उसने अपने जल्लाद को हुक्म दिया कि रानी का गला काट डालो, मैं उसका खून देखना चाहता हूँ। तुम जितनी जल्दी हो रानी को जंगल ले जाओ, गला काट कर खून ले आओ। बेचारे जल्लाद ने कांपते कांपते राजा के आदेश का पालन किया। कुछ दिन बाद राजा का गुस्सा ठंडा हुआ। महारानी के लिए उसका जी छटपटाने लगा। उसने जल्लाद को बुलाकर कहा, जल्लाद मुझे महारानी वापस ला दो। जल्लाद ने चिंतित स्वर में पूछा, यह भला कैसे संभव है महाराज? अभी कुछ दिन पहले तो मैंने उनसे काट फेंका और उनका खून लाकर आपको दिखाया, और आज आप कह रहे हैं? मैंने उसे धमकाते हुए कहा था, मुझे पता है, अरे सब पता है। तू मुझे अपनी दादी माँ की कहानियां मत सुना, ये सब मुझे रटी रटाई हैं। अच्छा, मैं यह मान लेती हूँ कि मैं नक चढ़ी हूँ, गुस्सेल हूँ, लेकिन यह तो बता दूं कि मैं किसका कत्ल करना चाह रही हूँ या उसका खून पीना चाहती हूँ। अरे खून करने या खून पिए बिना तू फांसी की सजा नहीं सुना दी थी। तू मेरे घर नहीं आएगा, तेरी जुबान नहीं कट गई ऐसा कहने से पहले? यह सब कैसे बोल गई तू? अरे मैं तो जन्मजात बेहया बेहुदी बेरहम हूँ, ठीक है ना? तो फिर तू पागलों की तरह मेरे चारों ओर क्यों चक्कर काटता रहता है? तू किसी दूसरी मायाविनी सुंदरी से प्रेम क्यों नहीं करता? नक्खा घड़ी भर कुछ सोचता है, फिर बोला, अच्छा तो क्या हम दोनों एक दूसरे को प्रेम करते हैं? तो तुझे क्या लगता है? क्योंकि यारी दोस्ती में तो कुछ ऐसा नहीं होता। होता है, यह दुनिया कभी कभी सोने का भी मोल नहीं समझ पाती। नक्षत्र मेरी तरफ देखता रहा हैरानी से, फिर बोला, तू इतनी सी उम्र में इतना सब कुछ कहाँ से सीख गई रे? लड़कों के मुकाबले लड़कियों की अकल जल्दी पक जाती है, तू इतना भी नहीं जानता? खैर जाने दे, ऐसा कल जरूर आना, भूल मत जाना। हाँ कभी भूल सकता हूँ, बोला। उसकी हंसी से मेरे लिए एक गहरा लगाव साफ झलक रहा था।